नमस्कार, समाचार एकांश के खास कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कनौजिया। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज होगा। 22 फरवरी को प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेगी। बजट के अलावा प्रदेश सरकार कई महत्वपूर्ण बिलों को भी पेश कर सकती है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आज विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी सत्र के एजेंडे पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों के नेताओं से सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगा। तो क्या होगी बजट सत्र में प्रदेश सरकार की चुनौतियां और क्या विपक्षी दल प्रदेश सरकार को घेरने में होंगे कामयाब? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव श्रीवास्तव जी दोनों ही ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दोनों ही मेहमान हमारे विधान परिषद, विधानसभा और विधानमंडल के हैं, पूरी तौर पे कवर करते रहे वर्षों से और उत्तर प्रदेश की राजनीति पे जबरदस्त पकड़ रखते हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है। अगर मोटा मोटी देखा जाए, अगर 3 दिन का बजट सत्र, 3 दिन का सत्र जो अगस्त में हुआ था 2020 में, को छोड़ दिया जाए तो लगभग 1 साल बाद उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सुचारू रूप से एक लंबा सत्र चलेगा। कैसे देखते हैं, क्या चुनौतियां सरकार के सामने? नहीं अमित जी, असल विधानसभा की अगर 2 दिन की भी बैठक है तो उसको सुचारू बैठक ही माना जाता है, क्योंकि 6 महीने पे विधानसभा या विधानमंडल की बैठक अनिवार्य है। संविधान में ऐसा मैंडेटरी बताया गया है, इसलिए बैठकें होती रहती हैं। 6 महीने पे जरूर कराना है। बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये इसके बाद ये फुल बजट आ रहा, आखिरी योगी सरकार का 5वां फुल बजट है। इसके बाद 2022 में चूंकि चुनाव होने हैं शुरुआत में ही, तो मुझे लगता है कि उसमें लेखानुदान ही लेंगे ये और बजट नहीं पेश करेंगे। ये एक परंपरा है, तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप चुनावी बजट भी कह सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो योगी सरकार के कामकाज हैं 4 साल के, एक तरीके से उस पर पुनरावलोकन होगा विपक्ष का। तो ये जो पुनरावलोकन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए विपक्ष किस तरह से मुद्दे उठाता है और सदन किस तरीके से चलता है, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। आमतौर पे परंपरा रही है कि राज्यपाल के अभिभाषण का लोग विरोध करते हैं, गोले उछाले जाते हैं कागज़ के और तरह तरह की तरीके से पोस्टर और हैंड आउट दिखाकर उनका विरोध किया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल अपना पूरा अभिभाषण पढ़ पाते हैं, कई बार शुरू और अंत की पंक्तियां पढ़कर पढ़ा हुआ मान लेते हैं। तो कल हम ये देखेंगे कि क्या पूरा अभिभाषण पढ़ पाती है हमारी माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, या फिर विपक्ष विरोध करता है। चूँकि कोरोना गाइडलाइन सदन में भी है, तो विरोध होगा तो किस तरह से होगा, और हैंड आउट और नारे और बैनर जो आमतौर पर परंपरा के हिसाब से विपक्ष करता है, किस तरीके से उसे अंजाम देता है। उसके पहले जब सदन जाते हैं लोग, तभी से कुछ प्रतीकात्मक विरोध शुरू हो जाता है। तो सबने अपने अपने तरीके से विरोध करने की तैयारी की है। लेकिन ज़्यादा अहमियत बात यह है कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है, इसमें सरकार अपने कामकाज का ब्यौरा पेश करेगी, और ये जो कामकाज का ब्यौरा होगा ये माना जाएगा कि सरकार ने 4 साल की अपनी उपलब्धियां और इस साल की अपनी जो इनके लक्ष्य हैं उसको किस तरीके से जनता के सामने रखते हैं। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण होता है। तो इसलिए जो भी सदन के अंदर की कार्रवाई होती है, उत्तर प्रदेश की और देश की और दुनिया भर की जनता इसको आसानी से लाइव देख सकती है। तो इसलिए ये जो बजट सत्र है, चूँकि लोगों की उत्सुकता भी होती है कि बजट सत्र में क्या चीज़ें आ रही हैं या राज्यपाल के अभिभाषण में क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, तो लोग उससे जनता भी समझेगी। तो सरकार जो है राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से जनता तक ये संदेश पहुँचाने की कोशिश करेगी, और विपक्ष उसको कैसे काउंटर करता है आगे जब उस पर चर्चा शुरू होगी अभिभाषण की, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बजट का आकार क्या होगा, लेखानुदान कोई इस साल के लिए सरकार अनुपूरक बजट लाएगी कि नहीं लाएगी, करेंगे। हाँ। बजट पे भी चर्चा करेंगे। 22 फरवरी को हमारे साथ राजीव जी हैं। राजीव जी, आपने सुना जैसे कि उन्होंने बताया उपाध्याय जी ने कि विपक्ष किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या रणनीति होगी, उस पर नजरें होंगी। क्या जैसे कि पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति पढ़ करके अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा कि इस बार पूरा मौका मिलेगा? आपको क्या लगता है, क्या विपक्षी रणनीति हो सकती है? क्योंकि सभी के सामने चुनौती अभी सिर्फ ये सत्र नहीं, आगे अगले साल का विधानसभा चुनाव है।
बिल्कुल देखिए अमित जी, चूंकि ये जो बजट है ये चुनावी बजट, जैसे हमारे अभी विजय भाई ने बताया, और चुनावी बजट सभी राजनीतिक दलों के लिए है, सत्ता के लिए है ही है, विपक्ष के लिए भी है। तो बहुत कोशिश होगी विपक्ष की कि हम विपक्ष की भूमिका में हैं और हम जो जन विरोधी नीतियां हैं जो विपक्ष मानता है उस पर हम बात करेंगे, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। जिस तरीके की बातें भी निकल करके आई हैं, राम गोविंद चौधरी जी ने जैसे कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ये पूरी तरीके से जो है वो फेल है, असंतुष्ट हैं। कांग्रेस जिस तरीके से बात कर रही है कि किसानों के लिए नहीं किया गया, किसान आंदोलन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं हर पार्टी के लिए ये एक मौका भी होता है और हर पार्टी चाहेगी कि सरकार ने जो भी नीतियां उसका विरोध जो पार्टी की लाइन है उस पर किया जाए, जिससे हम लोगों तक पहुंच सकें, चाहे वो सत्ता की पार्टी हो चाहे वो विपक्ष की पार्टी। सत्ता की पार्टी की ये कोशिश होगी, जैसे भी बताया विजय जी ने, कि 4 साल में जो कार्य किए हैं वो क्या कार्य हैं उस पर हम बात करेंगे। विपक्ष ये बताने की पूरी कोशिश करेगा, और जिस तरीके से बातें निकल के आ रही हैं विपक्ष के नेताओं की, लालजी वर्मा की भी मैं बात सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि हर फ्रंट पे फेल है और हम डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध करेंगे। महत्वपूर्ण विषय ये होगा कि चूंकि पिछले कई सालों से एक परंपरा सी बन गई है कि जो राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो आमतौर पर विपक्ष जो है वो विरोध करता रहा है। जब सत्ता दल भी विपक्ष में था तब भी विरोध करता रहा है, और आज जो विपक्ष की पार्टियां हैं जब वो सत्ता में थी उन्होंने भी उस विपक्ष को, उस जो विरोध है उसको झेला है सदन में। तो जो परंपरा है उसके हिसाब से अगर बात करें, और चूंकि बजट का ये सेशन है और चुनावी साल होना है, तो इस कारण से बहुत संभावना है कि जो गवर्नर का जो एड्रेस है वो बाधित होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। देखते हैं कल सदन में विपक्ष किस तरीके की, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जब सर्वदलीय बैठक की तो उसमें सहयोग की अपेक्षा की है। वो भी अब एक परंपरा बन गई है, सर्वदलीय बैठक को बुलाया जाता है और उसमें सहयोग की अपेक्षा की जाती है, और राजनीतिक दल सभी जो है वो बताते हैं कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से अपना विरोध रखेंगे और हम सहयोग करेंगे सरकार का। तो देखना ये कल क्या करते हैं। विजय जी, जैसा कि राजीव जी बोल रहे हैं कि कहा गया है कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध करेंगे, तो डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध करने में तो ये आता है कि आप सदन में आए और जब आपकी बारी आए बोलने की तो आप पुरजोर तरीके से अपनी बात रखें। लेकिन ये कौन सा डेमोक्रेटिक तरीका है कि सदन में अभिभाषण ही ना सुना जाए और कभी सदन की कार्रवाई ना चलने दी जाए, क्योंकि ऐसा पिछले कई सत्रों में देखने को मिला है कि जब विपक्ष ने पूरी तरीके से वॉकआउट कह लीजिए या टुकड़ों में ही शिरकत की है। हाँ, देखिए ये भी एक व्यवस्था है, और जो आपकी विधानसभा की नियमावली है उसमें सदन को बाधित करने का हक विपक्ष के पास है, और ये परंपराओं में भी है और विपक्ष इसको करता है, और अपनी जो विरोध करने का उनका तरीका है उसको भी सदन मान्यता देता है। ठीक है कि डेस्क पे चढ़ के हंगामा करना, धक्का धुक्की करना, ये सब चीज़ें अमर्यादित मानी जाती हैं, जिसकी सदन में निंदा भी की जाती है। लेकिन विपक्ष जैसे हैंड आउट लेके जाता है या नारे लगाता है, तो हैंड आउट भी एक तरीके से अमर्यादित है, लेकिन नारे लगाने की उनको वहाँ पे आज़ादी है और वो करते भी उसका उपयोग करते हैं। देखिए, किसान सारी राजनीति की, अपोजिशन की राजनीति के केंद्र में है, तो कल भी मुझे लगता है सदन की जो शुरुआत होगी वो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर ही जो विरोध विपक्ष करेगा उसी पे करेगा। अब चूंकि किसान राजनीति का फैलाव करने की कोशिश हो रही है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उसे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ले जाना और पश्चिम बंगाल तक ले जाने की एक बात, मुझे तो लगता है शायद ये राजनीतिक पार्टी घोषित कर देंगे आने वाले दिन में। किसानों का जो संयुक्त मोर्चा, खैर वो अलग विषय है, लेकिन सदन में ये मुझे लगता है कि किसान एक बड़ा मुद्दा होगा। किसान के साथ लॉ एंड ऑर्डर को जरूर अपोजिशन मुद्दा बनाता है, लेकिन जो दुविधा है अपोजिशन की, जो मैंने नोट किया है कि तथ्यों और तर्कों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर और घटनाओं के आधार पर अगर अपोजिशन सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, सरकार का विरोध करता है, तो मुझे लगता है उसकी आवाज़ ज़्यादा जोर से जनता तक पहुँचेगी। पुरजोर का तरीका यही है। जब हम कहते हैं कि उन्होंने पुरजोर तरीके से रखा, यानी कितने सटीक तथ्य, कितने अच्छे तर्क और कितने बढ़िया तरीके से आंकड़ों का उन्होंने विश्लेषण किया, यही पुरजोर है। पुरजोर का मतलब नहीं कि सिर्फ आप नारे लगाएं, सिर्फ आप सदन को बाधित कर दें, या सिर्फ आप किसी एक व्यक्ति को टारगेट करें, तो वो पुरजोर नहीं। या सिर्फ आप ये कहते रहें कि सब खराब है, सब खराब है, तो खराब क्या है उसको आपको स्पेसिफिक तरीके से बताना पड़ेगा। तो विपक्ष अपनी भूमिका को शायद इस तरीके से देखे। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात है, सदन में चूंकि बीजेपी की संख्या बहुत ज़्यादा है, 312 तो बीजेपी के हैं प्लस उनके सहयोगी हैं,
और अपोजिशन में कोऑर्डिनेशन नहीं है। सपा के पास 48 विधायक हैं, कांग्रेस के पास भले ही 7 विधायक में से 5 बचे हैं, तो 5 में टेक्निकली 7 हैं, लेकिन 5 उनके साथ हर मुद्दे पे रहते ही रहते हैं, तो वो उनकी आवाज़ सुनी जाती है। चूंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और तीसरी नंबर की ताकत है उत्तर प्रदेश की, तो वो विपक्ष में, तो वो जो है उसकी आवाज़ सुनी जाए। लेकिन बसपा किस तरह से मुद्दे उठाती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हैं ये लोग, या अलग अलग तरीके से, यानी कि कोई किसान मुद्दा उठाएगा, कोई कानून व्यवस्था का मुद्दा ले लेगा। ये बहुत देखने वाली बात है कि किस तरीके से इस सरकार की घेरेबंदी होती है। और देखिए, सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना, वो आगे चलकर, जैसे राज्यपाल का अभिभाषण के बाद, तो वो विधानसभा अध्यक्ष की होती है। अध्यक्ष को कैसे कन्विंस करेंगे, उनसे कैसे अपने लिए बोलने के लिए समय प्राप्त करेंगे और किस तरीके से बातों को रखेंगे, यही मुख्य रणनीति विपक्ष की देखने की ज़रूरत है। और सरकार कैसे इसे नाकाम करने की कोशिश करती है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आने वाले दिन में। ठीक है, सरकार तो का कोशिश यही है कि उस सत्र को पूरी तरीके से चलाया जाए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ राजीव जी आपसे कि बजट पेश किया जाना है, ये तो एक महत्वपूर्ण है ही है 22 फरवरी को, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई अहम बिल भी ला सकती है। तो अगर बिलों पे अगर कुछ जानकारी दे सके, जो एक आध जो बिल जो बहुत महत्वपूर्ण इस सत्र में हम देखने को मिल सकता है, जिसपे योगी सरकार चाहती है कि एक तरीके से विधायी मोहर लग जाए उस पर। देखिए, अभी जिस तरीके से कैबिनेट में जो चीज़ें पास हुई हैं, उसमें से बहुत से ऐसे विषय हैं जो बिल के रूप में आप विधानसभा में और विधान परिषद में दोनों जगह पे वो पास कराए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से विजय जी ने भी बताया था, 6 महीने के अंदर जो है जो ऑर्डिनेंस बने हैं उनको आपको अगर पारित करना है तो उसको विधेयक ला करके विधानसभा में पास करना होगा। तो ऐसे तमाम जो विधेयक हैं, जो ऑर्डिनेंस हैं, जो अधिसूचनाएँ हैं, वो कैबिनेट से पास हुई हैं, उनको पास होना। उसके साथ साथ जो सबसे जो महत्वपूर्ण विषय कुल मिला के रहेगा, चूँकि ये पैंडमिक जो महामारी थी उसमें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है, जो खर्चे अचानक, चूँकि एक ऐसी आपदा आई है जिसका किसी ने उम्मीद नहीं थी, तो बहुत सारे जो डेवलपमेंट के वर्क थे वो कहीं ना कहीं बाधित हुए हैं। और उसके बाधित होने के लिए वो ट्रांसफ़र किए गए हैं, हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे फंड ट्रांसफ़र किए गए। तो एक बार इस बजट में विशेष करके फिर से जो पटरी में लाने की जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, उसको पटरी में लाने की, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वित्त मंत्री ने जिस तरीके से कहा था कि 67% व्यय हुआ है जो टोटल खर्चा है, तो ये जो चीज़ें हैं इसको स्ट्रीमलाइन करना। चूँकि आपदा रही है, आपदा में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, तो एक ही साल है अब सत्ता के पास। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी हेल्थ वो उस आपदा से निपटने में चला बिल्कुल गया। तो इसलिए जो ये बड़े खर्चे जो हैं वो आपदा से निपटने में चले गए। तो बहुत सारी चीज़ें जो सरकार के फोकस में थी 2019 और 2020 के बजट में, वो कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक हुई हैं। एक तो उसको ट्रैक पे लाना, उसके साथ साथ चूँकि समय अब कम है, उत्तर प्रदेश जैसा जो राजनीतिक धुरी का जो प्रदेश है, जहाँ पे राजनीतिक धुरी की अगर हम बात करें तो 6-8 महीने पहले से ही चुनावी माहौल बनने लगता है, तो उस जगह पे समय अब कम है। तो उस समय में एक तो ट्रैक पे लाना है आपको अर्थव्यवस्था को, जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर था, जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर था, वो ट्रैक पे आए। और उसके साथ साथ जो है जो सरकार अभी दिखाना चाहती, जो शोकेस करना चाहती है कि हम जिन मुद्दों पे या जिन विषयों पर हम जाएंगे चुनाव में, उन मुद्दों को लेकर के कि वो क्या मुद्दे, तो वो जो प्रायोरिटी सेट होगी। जिस तरीके से किसानों की बात है, किसान चूँकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या में किसान जो है वो फिलहाल विरोध में आया है, और राज्यों में है ये, लेकिन उत्तर प्रदेश में देर से आया, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में आया। तो ये सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है उसको ध्यान में रख करके बहुत सी महत्वपूर्ण विधेयक भी आने होंगे और बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाओं का भी मेरे ख्याल से दिखाई देंगी। राजीव जी ने कहा कि शोकेस करेंगे। मैं पिछली बार की अगर बजट की बात करें तो लगभग 5,12,000 करोड़ का बजट पेश किया था प्रदेश सरकार ने। इस बार ऐसी, मैं सिर्फ रिपोर्ट्स के आधार पे बात कह रहा हूँ कि ये आंकड़ा जो है वो बढ़ने की उम्मीद है, वो लगभग 5.5 लाख करोड़ का बजट। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चुनावी बजट, जैसा कि आप लोग दोनों लोग कह रहे हैं कि चुनावी बजट होगा जिसमें प्रदेश सरकार कोशिश करेगी कि वो ये पहुँचे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश और लोगों को फ़ायदा, तो कैसे देख रहे हैं कि ये 5.5 लाख करोड़ का सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होगा? देखिए, एक चीज़ छूट गई राजू भाई से, मैं उसे पूरा कर देता हूँ, माफ़ करिएगा राजू जी। वो जो धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश सरकार लाई थी,
वो बिल जो है सदन में कानून बनने के लिए जरूर रहेगा। यानी लब जिहाद कानून जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया, जो एक जिसके आधार पर बाद में मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों ने भी उत्तराखंड ने भी बनाने की कोशिश की, तो उस पर सबसे ज़्यादा चर्चा होनी है। और उस मुद्दे पर मुझे लगता है कि विपक्ष बहुत ज़्यादा शोर मचाएगा। अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ, वो ये है कि देखिए, पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर की इनके पास कई योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो अभी इनकम्प्लीट हैं। सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि इन बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं को, खास तौर पे एक्सप्रेसवेज की जो योजनाएं हैं, वो किस तरीके से ये पूरा करते हैं, कितनी जल्दी टाइमली उसको पूरा करते हैं। उनको इसी साल पूरे करने होंगे। बिल्कुल, और टाइम तय कर लिया गया है, लोगों ने टाइम तय कर लिया है कि अप्रैल में किसको पूरा करना है, उसके बाद किसको पूरा करना है। और गंगा एक्सप्रेसवे की भी शुरुआत कर दी है, कितने ज़मीन खरीद लेते हैं, कितना फंड एलोकेट करते हैं। तो ये तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कई पॉलिसीज़ भी सरकार के अंडर कंसिडरेशन है। एक तो डेटा हब बनाने के लिए जो नोएडा में इन लोगों ने एक डेटा बैंक बनाने के लिए उन्होंने रखा है, उसमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, करीब 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। हीरा नंदानी ग्रुप और दूसरी बड़ी कंपनियां उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो वो एक महत्वपूर्ण चीज़ इनके सामने है। फिर आप अभी जो आफ्टर पेंडेमिक जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, कि एक सबसे बड़ा सवाल रोजगार का है, तो रोजगार के लिए सरकार ने MSME सेक्टर पे बहुत फोकस किया ड्यूरिंग कोरोना काल ही, बहुत ज़्यादा जब लॉकडाउन वगैरह चल रहे थे तभी से इन्होंने इस पर फोकस कर दिया। फिर गांव में लोगों को रोज़गार देने के लिए मनरेगा पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है सरकार ने, मनरेगा के जरिए लोगों को रोज़गार देने की कोशिश की, तो एक वो इशू बहुत बड़ा है। इसके बाद शिक्षा, इस साल स्कूल चले ही नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई होती रही, तो शिक्षा को आगे कैसे ले जाना। जैसे सरकार बजट को डिजिटली पेश करने जा रही है, जबकि जो हमारे बच्चे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि डिजिटली आप बजट पेश कर रहे हैं। करीब हमें लगता है कि 2.5 करोड़ रुपए तो खर्च होंगे आईपैड देने पे, टैबलेट देने पे, और प्लस 50 लाख रुपए वहाँ और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं, मुझे लगता है उस पर खर्च होगा तो 3 करोड़ रुपए करीब खर्च होते हैं। ये अलग बात है कि बजट सामग्री बनाने में 5 लाख रुपए सालाना खर्च होते थे। तो ये जो डिजिटल बजट आ रहा है, अब इसको अगर आप जोड़ें कि प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई, उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे। मुझे लगता है कि सरकार बजट में इस बात की घोषणा सरप्राइज के तौर पे कर सकती है कि हम फला बच्चों को स्मार्टफोन देंगे। मेरा ये विश्लेषण है, मेरी पक्की जानकारी नहीं, लेकिन मेरा विश्लेषण है कि शायद सरकार इस तरफ कदम उठाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को आई है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे। और कोरोना का जो अभी सेकंड फेज का नए स्ट्रेन का जो अभी महाराष्ट्र में शुरू हो गया है, तो कहीं दोबारा अगर आ गया, वो नए तरीके से आ गया, जबकि वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, तो फिर से स्कूल बंद होंगे और फिर बच्चों को घर पे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनके घोषणा संकल्प पत्र में था, जो भाजपा ने 2017 के चुनाव के पहले दिया था, और बच्चों को स्मार्टफोन कैसे आप प्रोवाइड करेंगे, कैसे फ्री डेटा उनको प्रोवाइड करेंगे, मुझे लगता है इन चीज़ों पर सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने इस बजट में। उन्होंने क्या प्रोविज़न किया है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें होना ज़रूर चाहिए। जब आप बजट को डिजिटल कर रहे हैं तो एजुकेशन को भी डिजिटल ऑप्शन दीजिए। सिर्फ हम दूरदर्शन के क्लासेस से पढ़ाई करें बच्चे हर जगह, वो भी संभव नहीं, क्योंकि लाइट रहना उस समय बहुत ज़रूरी है। गांव में 24 आवर लाइट नहीं, हालांकि 20 घंटे लाइट ये सरकार दे रही है, पिछली कई सरकारों से बहुत बेहतर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है। इस तरीके से और भी चीज़ें, हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा अभी भी काम करने की ज़रूरत है, जबकि कोरोना के पीरियड में PM केयर फंड से और CM केयर फंड में जो फंड जनरेट किया गया था, वो काफ़ी पैसा खर्च हुआ है। इसके बाद भी जो राजीव जी जैसा कह रहे हैं, ढेर सारी योजनाओं का पैसा ट्रांसफ़र किया गया हेल्थ सेक्टर में, तो उसको किस तरीके से मीट आउट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो 2,12,000 करोड़ का पिछला बजट रखा था, जब से आप लॉकडाउन से ओपन हुए हैं, आपने ये सरकार ने घोषणा करी कि हम लोगों को रोजगार देने के लिए ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किए, कितना खर्चे किए। क्योंकि अगर बजट आप बड़ा बना लें और खर्चे आपके ना हो पाएँ, तो एक उस अच्छी बात नहीं है। हालांकि रेवेन्यू सरकार का बहुत कम हुआ, 2-3 महीने तो रेवेन्यू इनके बिल्कुल आए ही नहीं। अप्रैल में तो 500 करोड़ का रेवेन्यू इनके पास आया था, फिर 1200 करोड़ का रेवेन्यू आया, उसके बाद से स्थितियाँ ठीक हुई। मई में जब शराब की दुकानें खुली हैं तो फिर रेवेन्यू इनका बढ़ा है। पहले महीने ही 2200 करोड़ आ गया, फिर वो 8000 करोड़ 9000 करोड़ पे जाए। GST भी आने लगी उसमें, और एक्साइज ड्यूटी से भी काफ़ी पैसे आने लगे सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मदद मिली। लेकिन देखिए है क्या कि 4 साल आपने एक बहुमत की मजबूत सरकार चलाई, डबल इंजन की सरकार है। तो इस साल
आप क्या आगे देने जा रहे हैं, यानी जितना आपने हमें आगे बढ़ाया प्रदेश को, उससे आगे और कितना ले जाना चाहते हैं, उस पर भी मुझे लगता है कि इस बजट में विपक्ष बहुत ध्यान से चर्चा करेगा। कहीं ना कहीं ये रोड मैप देखने को मिल सकता है कि जो अभी इस जो टर्म है वो कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अगले जब चुनाव में जब जाएंगे, जब उनकी सरकार के लिए दोबारा बनाने की पूरी जो कोशिश होगी उसमें आएंगे, तो क्या वो विज़न देने वाले हैं। जिस तरीके से प्रदेश सरकार का बजट का साइज बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से मुझे लगता है कि विज़न भी कहीं ना कहीं ड्रॉ करेंगे। मेरे साथ राजीव जी बने हुए हैं। राजीव जी, चुनाव है ये सबको पता है, लेकिन बतौर सत्ता पक्ष आपको क्या लगता है योगी सरकार के सामने चुनौतियां क्या हैं? काम उन्होंने बहुत सारे किए हैं, जैसे कि विजय जी ने बहुत सारे काम गिनाए भी हैं, लेकिन चुनौतियां कैसे देखते हैं? क्योंकि चुनाव में जाना और चुनाव की तैयारी करना अपने आप में किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिशन होता है। देखिए अमित जी, अगर हम शुरुआत करें तो जब योगी सरकार आई थी 19 मार्च 2017 के बाद, उसके बाद जिस धूमधाम से इन्वेस्टर्स समिट हुई थी, उस समिट का अगर हम कोई यूनिट की तौर पे बात करें या वो जो 5 लाख करोड़ का जो प्रॉमिस था जो इन्वेस्टमेंट का, उसकी बात करें, वो ज़मीन पर कुछ एक आधा छोड़ करके बहुत फिलहाल मूर्त रूप लेता हुआ नहीं दिखाई दिया। चुनौती के तौर पे अगर हम बात करें तो 4 साल में एक बड़ी चुनौती, और विपक्ष लगता है मुझे कि उस पर घेरेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट हुआ था उसके बाद वो मूर्त रूप कहीं ना कहीं मिसिंग है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म हो या पॉलिटिकल विल की बात हो, लेकिन कहीं मिसिंग दिखाई दिया। उसके बाद अगर हम बात करें, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2022 तक सबको आवास की जो एक चुनौती है और सबको शौचालय की जो चुनौती है, काम बहुत अच्छा हुआ उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए चाहे वो अर्बन सेक्टर में हो चाहे रूरल सेक्टर में हो, वो नंबर 1 रहा, चाहे वो आवास के मामले कई कैटेगरीज में नंबर 1 मिला। लेकिन अभी भी चुनौती उत्तर प्रदेश, चूंकि 23 करोड़ की आबादी का जो प्रदेश है, तो अभी भी चुनौती है। तो मुझे लगता है कि इस बजट में भी एक बार फिर से जो है आवास पे और शौचालय पे एक बड़ा फोकस होगा, क्योंकि 2022 तक अगर हमको सबको आवास देना है और सबको शौचालय देना, इसके साथ साथ किसानों की जो आय दुगनी करने की बात है, जिस तरीके का अभी पिछले 2-3 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी रिझाने की जो कोशिश है वो होगी। चुनौती इस तरीके से होगी कि विपक्ष, जाहिर सी बात है, चूँकि किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, विपक्ष उस पर भी घेरेगा इनको। और जैसा कि अभी विजय जी ने कहा कि जो धर्म की जो लव जिहाद को लेकर के जो विधेयक है, कहीं ना कहीं वो भी एक चुनौती के रूप में, क्योंकि विधान सभा में तो 312 की संख्या जरूर है, विधान परिषद में जो संख्या है वो फिलहाल बहुमत की तरफ नहीं है। जो सत्ताधारी वहाँ पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जरूरत, वहाँ पॉलिटिकल मैनेजमेंट की, और ऐसे विधेयकों में खास तौर से पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो डिप्टी जो सीएम है डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनके लिए बड़ी चुनौती होगा विधान परिषद में किस तरीके से बिल को इसको आगे पास कराया जाए। विजय जी, समय कम है, लेकिन मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ, योगी सरकार ने काम आपने गिनाए बहुत बेहतरीन किए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से कोविड में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत एक्सेप्शनली बहुत बेहतर काम किया, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने भी की और कही, तो उसको देखते हुए उनको एज मिलेगा जब वो अगली बार जब जाएंगे? देखिए, ये निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। एपिडेमिक में सरकार का काम बेजोड़ रहा है, अद्भुत रहा है, बहुत प्रशंसनीय रहा है। गांव में मुफ्त जो अनाज लोगों को दिया गया, उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ी तादाद में दिए गए, और राशन कार्ड जिनके पास नहीं थे उनको राशन कार्ड बनाया गया। और ये जो मुफ्त अनाज दिया गया, ये रूटीन का जो सस्ते गल्ले की दुकान से उनको यूनिट के हिसाब से जो अनाज मिलता उसके अलावा था। और किसी भी परिवार में, जो गरीब परिवार था, जो सस्ता अनाज, मुफ्त अनाज लाता था अपने घर पे, और आमतौर पे लोग ले गए हैं, तो उसके घर में 40-50 किलो सरकार का दिया हुआ अनाज ज़रूर मौजूद रहा। तो ये बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है। देखिए, सरकार जब होता क्या है, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, लोग आपसे और अच्छे की उम्मीद करते हैं। तो सरकार की जो दुविधा है ना, सरकार की जो चुनौती है, वो यही है कि जिन्होंने अच्छा काम किया, आप उससे और अच्छा काम करें। और 2022 के लिए अपोजिशन को क्या चैलेंजेस आप देने वाले हैं, किस तरीके से आप अपोजिशन को एकदम से उसको साइड में खड़ा करने की कोशिश बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैंने आपको रोका। तो जैसा कि विजय उपाध्याय जी ने भी कहा कि अब सरकार के सामने, खासतौर पर प्रदेश सरकार के सामने चुनौती, जो उन्होंने अब तक बेहतर काम किए उससे बेहतर करने की है।
तो साथ ही विधानमंडल जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें भी एक बेहतर बजट की उम्मीद जताई है दोनों मेहमानों ने। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, धन्यवाद।